क्या राहुल गांधी निर्दलीय लड़ रहे पूर्णिया से पप्पू यादव की मदद कर रहे हैं अंदर खाने से और आरजेडी इससे खुश नहीं है? पूरा मामला क्या है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आरजेडी के एक बड़े नेता हैं जो खुलकर पप्पू यादव के समर्थन में उतर आए हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा एनडीए में भी बगावत की खबरें हैं। जैसा कि आपने बयान सुना होगा अश्विनी चौबे का, वो कह रहे हैं नामांकन अभी बाकी है और मैं बक्सर में ही रहूंगा, उसके क्या मायने हैं ये समझाएंगे। साथ ही पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है काराकाट से निर्दलीय लड़ने का, तो वहां पर क्या वो उपेंद्र कुशवाहा का नुकसान कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और बात करने के लिए सभी विषयों पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर इस शो में। धन्यवाद, थैंक यू। राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं और खबर है कि बिहार जाते वक्त वो किशनगंज जाएंगे और पूर्णिया नहीं जाएंगे। अब इसको लोग जो राजनीतिक जानकार हैं वो उसके मायने इस तरीके से निकाल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की मदद करना चाहते हैं। जो कमिटमेंट आला कमान की तरफ से पप्पू यादव को था वो पूरा नहीं कर पाए, तो यही सहारा सही। पर आरजेडी से खुश नजर नहीं आ रही है, आरजेडी चाहती है कि वो पूर्णिया जाएं। ये पूरा मामला है क्या, कहाँ बात फंस गई है? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है तो राहुल गांधी किशनगंज जा रहे हैं और किशनगंज कांग्रेस की बड़ी स्ट्रांग सीट मानी जा रही है। पिछली बार भी अगर विपक्ष एक सीट जीत पाया था तो वो किशनगंज का ही सीट था। ऐसे में सवाल उठता है कि मोहम्मद जावेद के पक्ष में जा करके और राहुल गांधी वहां पर प्रचार करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर किशनगंज में अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किशनगंज से अख्तरुल इमाम भी खड़े हैं। ये आप समझ लीजिए कि AIMIM के प्रदेश के मुखिया हैं और जिस तरीके से इनका लगातार असुद्दीन ओवैसी के साथ मजबूती से साथ बना हुआ है, उनकी पार्टी को बिलोंग करते हैं। और पिछली बार भी इनकी भूमिका थी कि इन्होंने बड़ा ही ट्रायंगुलर फाइट बना दिया था जी। तो किशनगंज में किसी तरीके से कांग्रेस जीत पाई थी, लेकिन 3 लाख वोट ये ले आए थे पिछली बार भी। तो आप समझ लीजिए कि इस बार भी इनकी भूमिका बड़ी होगी। अब सवाल उठता है कि जेडीयू ने भी अपने प्रत्याशी दिए हैं, अख्तरुल इमाम भी वहां पर होंगे, AIMIM बहुत जोर लगा रही है, तो ओवैसी फैक्टर किस हद तक काम करेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि ओवैसी फैक्टर को निगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं। क्योंकि सौरभ, ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है और इस यात्रा के बाद कर्नाटक और तेलंगाना में जो परिणाम आए हैं और मुसलमानों का जो रुझान दिखा है, जो मुसलमान कांग्रेस से दूर जाते हुए दिख रहे थे, अब वो कांग्रेस की तरफ लौटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के तरफ लौटते हुए मुसलमानों को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी किशनगंज पहुंच रहे हैं ताकि उनकी वोटों का बिखराव नहीं। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि पूर्णिया में क्या? पूर्णिया में तो आरजेडी के उम्मीदवार हैं और अगर आप सीमांचल की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा हैं। आप पूर्णिया की बात करें तो 7 लाख मतदाता है। अब वहां पर राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं ये समझना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये सच बात है कि कांग्रेस की तरफ से बहुत कोशिश की गई थी कि पप्पू यादव को टिकट दिलाया जाए, लेकिन लालू प्रसाद माने नहीं। लालू प्रसाद ने अपनी चाल चल दी, बीमा भारती को टिकट दे दिया, पहले ही सिंबल देते हुए फोटो सार्वजनिक करा दिया और जिस तरीके से मीडिया में वो फोटो वायरल हो गया उसके बाद कांग्रेस डिफेंसिव हो गई। ये बात और है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव के पक्ष में नहीं थे, कांग्रेस के कुछ नेता पप्पू यादव के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता पप्पू यादव को कांग्रेस में लेकर आए थे। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? खुद पप्पू यादव कह रहे थे कि, और हमने इंटरव्यू भी उनका किया था, उसमें पप्पू यादव कह रहे थे कि हम जब दिल्ली के लिए जा रहे थे तो कई बार प्रियंका जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि फौरन कांग्रेस दफ्तर पहुंचो और फिर जाके हमने कांग्रेस की सदस्यता ली। ये बात और है कि इधर कुछ 1-2 दिन से कहने लगे कि हमने पार्टी का विलय करा करके बड़ी भूल की, तमाम तरह की बातें। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि पप्पू यादव को जो सांत्वना और जिस बात का एश्योरेंस, सांत्वना इसको नहीं कहें, जिस बात का एश्योरेंस और जिस बात
को पुख्ता तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कही गई थी, वो बात पूरी नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर पप्पू का दिल तो दुखा है, लेकिन अब पप्पू कहते हैं मरना जीना होगा पूर्णिया में। पप्पू 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पप्पू जब मेहनत कर रहे हैं तो देखिए पप्पू को मेहनत का परिणाम मिलेगा, ऐसी वहां की जनता भी कह रही है। माहौल पप्पू के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। वैसे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा हैं, 2 बार से चुनाव जीते हैं, सांसद हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री का दौरा होने दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तुर्क का एक्का है और एनडीए उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ रही है। इसलिए सवाल ये उठता है कि वहां की परिस्थिति जो भी बने, लेकिन पप्पू यादव अभी सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं। पर पप्पू के विरोध में राहुल गांधी का नहीं जाना लोगों को हैरान कर रहा है। पर लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पप्पू यादव की पत्नी भी कांग्रेस की नेता है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव जीतते भी हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं महागठबंधन को मजबूत करूंगा, राहुल गांधी को पीएम बनाऊंगा, तरह तरह की बातें वो कहते रहे। तो एक बात तो बहुत साफ है कि पप्पू यादव अपने भाषणों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी का विरोध करते दिख रहे हैं, इससे एक बात साफ नजर आता है कि उनका ध्यान 7 लाख मुस्लिम मतदाताओं पर है। खुद यादव समाज से आते हैं, हर समाज में उन्होंने काम किया है, अपने आप को आनंद मार्गी बताते हैं। ऐसे में राहुल का नहीं वहां पर जाना एक तरह से उनके लिए बड़ी मदद है। और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए ये बड़े संकट की बात है। आरजेडी इसको किस तरीके से मतलब इसको डील कर रही है, उसका क्या कुछ इस पे पक्ष आया है, क्या उनकी कुछ राहुल गांधी से बातचीत हो रही है? देखिए, आरजेडी तो इस फिराक में थी कि राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया। अच्छा। सवाल यह होता है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में राहुल गांधी ने इस पे कुछ कहा नहीं, मतलब मना कर दिया। अब सार्वजनिक तौर पर तो लोग कहेंगे नहीं कि हमने मना कर दिया या कांग्रेस ने मना कर दिया, पर कुछ चीज राजनीति में एक छुपी हुई उसको कहते हैं समझौता भी होता है, जिसको मुंह से बोला नहीं जाता, सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन समझौता होता है और उसको डिकोड करने का काम जैसे पत्रकारों और उसको डिकोड करना पड़ता है। किशनगंज जाएंगे पर पूर्णिया नहीं जाएंगे, इसका मतलब साफ है ना कि पप्पू को हम प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष समर्थन दे रहे हैं। अगर ये कह दिया जाए तो कौन सा गुनाह हो जाए, क्योंकि पप्पू तो महागठबंधन के उम्मीदवार तो है नहीं, पप्पू महागठबंधन के विरोध में लड़ रहे हैं। पप्पू यादव ये जरूर कहेंगे, अगर राहुल गांधी पहुंच जाएंगे तो पप्पू यादव कहेंगे देखिए इन्होंने मुझे एश्योर किया था, इतने बड़े नेता थे, इनके बात पे मैंने पार्टी का विलय करा दिया, अब मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्रेडिबिलिटी इशू राहुल गांधी का भी बहुत स्टेक पे होगा और काफी ज्यादा सवाल उठेगा। मुझे लगता है कि ये एक टैक्टिकल मूव है जो पॉलिटिक्स में कई बार पॉलिटिशियंस अपने विरोधियों के खिलाफ भी चलते हैं, दिखाने को भले ही प्रत्याशी उनके दल के होते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जीत करके आए जो उनके दल का नहीं है, उनके गठबंधन का नहीं है। मैं सीधा मानता हूं कि एक तरीके से ये पप्पू यादव की मदद है और राहुल गांधी पप्पू यादव की मदद कर रहे हैं। अब पप्पू यादव जीतने के बाद क्या करेंगे, कांग्रेस को समर्थन देंगे, उनके पक्ष में आएंगे, ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना बात तय है कि पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया प्रचार करने नहीं जाना एक तरीके से ये इंडिकेट करता है कि राहुल गांधी पप्पू यादव की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल मदद कर रहे हैं, अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितनी मदद होगी, कितना पप्पू यादव को इसका फायदा होगा, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। मगर पप्पू यादव का चुनाव, पूर्णिया का चुनाव पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में मैं देख रहा हूँ चर्चा का विषय हो गया। अभी मेरी बिहार में एक लौटे हैं दिल्ली के जर्नलिस्ट, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने भी पूर्णिया की चर्चा की कि पूर्णिया का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है और सबकी नज़र बिहार में नहीं दिल्ली तक पूर्णिया पे है कि वहाँ पे आखिर क्या होने वाला। और उस बीच एक खबर कि राहुल गांधी पूर्णिया नहीं जाएंगे, वहाँ प्रचार नहीं करेंगे, किशनगंज में करेंगे, जहाँ पिछली बार इकलौती सीट जहाँ पर कांग्रेस ने खाता खोला था। 40 में 39 एनडीए, 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती पूर्णिया के बारे में, वहाँ पर आरजेडी की तरफ से भी खुल के बगावत हो गई है। उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव पप्पू यादव के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। तो मतलब राहुल गांधी तो नहीं जा रहे, एक झटका आरजेडी के लिए ये था। अब दूसरा झटका ये भी हो गया कि उनके खुद के राष्ट्रीय पदाधिकारी समर्थन में आ गए पप्पू यादव के। तो ऐसे में क्या करेगी आरजेडी, जहां से
पूर्णिया सीट से तेजस्वी यादव ने प्रचार की शुरुआत की थी और बीमा भारती जिनको खुद लालू यादव ने टिकट दिया है। देखिए, यही तो आरजेडी के लिए कह सकते हैं कि परेशानी का सबब है। जी। दरअसल आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, कई बार सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने भी अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कराया था। सवाल ये उठता है कि देवेंद्र प्रसाद यादव को झंझारपुर में टिकट नहीं दिया गया, झंझारपुर वीआईपी के कोटे में दे दिया गया। अब आप समझिए, वो झंझारपुर का टिकट या तो खुद के लिए चाहते थे या अपने बेटे के लिए चाहते थे, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं। झंझारपुर से टिकट नहीं मिलना, उसके बाद देवेंद्र प्रसाद यादव का इस तरह का बयान आना कि क्या लालू प्रसाद वाकई चुनाव लड़ना भी चाह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ या दिखावा कर रहे हैं, ये एक दूसरा इंडिकेशन। दरअसल देवेंद्र प्रसाद यादव ये कहना चाह रहे थे, अगर आप उनकी इन बातों को डिकोड करें तो वो ये कहना चाह रहे थे कि इन पे तो ईडी का डंडा लटक रहा है, भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, पूरा परिवार संलिप्त है, ये ईडी के डर से ऊपर से दिखावा कर रहे हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ नहीं रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के प्रत्याशियों का चयन ये कर रहे हैं, टिकटों को बांट रहे हैं, उससे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि ये दरअसल चुनाव नहीं लड़ रहे, ये बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव ये कहना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि देवेंद्र प्रसाद का ये कहने का आधार भी क्या है। उसका एक आधार ये भी है कि पप्पू यादव पूर्णिया से तो मजबूत उम्मीदवार थे। पप्पू यादव 1 साल से मेहनत कर रहे थे। पप्पू यादव को पूरा भरोसा था कि उनको टिकट कांग्रेस से मिल ही जाएगा। जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहा था, लालू प्रसाद जोरदार विरोध कर रहे थे, तो पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि हमें आरजेडी का ही टिकट दे दीजिए, लेकिन पूर्णिया से दीजिए, मरेंगे जिएंगे पूर्णिया के लिए। अब इतने मजबूत उम्मीदवार का पूर्णिया में समर्थन लालू प्रसाद द्वारा क्यों नहीं किया गया, इस बात को लेकर के देवेंद्र प्रसाद यादव सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि देवेंद्र प्रसाद यादव के सवाल उठाने का मतलब जो भी हो कि लालू प्रसाद ईडी के डर से परोक्ष रूप से समर्थन बीजेपी का कर रहे हैं, या ये महज आरोप हो जिस तरह की बात, क्योंकि उनको भी टिकट नहीं मिला है झंझारपुर से, उनके बेटे को नहीं मिला, लगातार आरजेडी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे। ऐसे में देवेंद्र प्रसाद का पूर्णिया जा करके पप्पू यादव का समर्थन करना, ये बात तो साफ इंडिकेट करता है कि आरजेडी में बगावत तो है। और आरजेडी में बगावत सिर्फ वही नहीं है, हिना साहब भी बगावत पे उतरी, बिल्कुल, वो भी कह रही है मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। तो सवाल उठता है कि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी तो नुकसान किसका होगा? आरजेडी का ही होगा, क्योंकि उनका पूरा परिवार तो आरजेडी का ही रहा है। अब दो बातें कही जा रही है कि हिना साहब को मनाया जा रहा है, पर हिना साहब को क्या वाकई मनाया जा रहा है? सवाल ये उठता है। हिना साहब खुद खुल करके कह रही हैं कि हमें आरजेडी का टिकट नहीं चाहिए। अब आप नवादा आ जाइए तो नवादा में भी राजवल्लभ यादव का परिवार है। आप समझ लीजिए उनके भतीजे एमएलसी हैं, उनके बेटे एमएलए हैं, आप ये देख लीजिए। अब सवाल ये उठता नहीं, उनकी पत्नी एमएलए हैं, भतीजे एमएलसी हैं, उनका पूरा परिवार राजनीतिक है, खुद वो जेल में है। सवाल ये उठता है कि राजवल्लभ यादव ने भी अपने भाई को खड़ा कर दिया, प्रत्याशी बना दिया, निर्दलीय प्रत्याशी है। तो विनोद यादव किस तरीके से श्रवण कुशवाहा को नुकसान नवादा में पहुंचाएंगे? तो आरजेडी के भीतर की ये बगावत आरजेडी को कई सीटों पर नुकसान तो पहुंचा ही रही है। जहां तक देवेंद्र प्रसाद यादव का सवाल है, तो एक तरफ वो पूर्णिया पहुंच करके पप्पू यादव की मदद कर रहे हैं, तो एक यादवों में गंभीर मैसेज देने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो झंझारपुर में महागठबंधन का विरोध करेंगे, तो 2 सीटों पर वो विरोध कर रहे हैं। एक सीट पे विनोद यादव विरोध कर रहे हैं, एक सीट पर कम से कम हिना साहब खुद उतर गई हैं। जबकि हिना साहब अगर आरजेडी को भला बुरा बोलती हैं तो इसका मैसेज जो है कई जगह पर जाएगा। और तो और कल तो जिस तरीके से अशफाक जी, आपको मालूम है कि अशफाक जी कौन है? तो वो कटिहार मेडिकल कॉलेज के ऑनर है अशफाक करीम, और राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वो भी आरोप लगा चुके हैं कि उनको कैसे किनारा किया गया। सवाल ये है मुसलमान को 5 की जगह 2 टिकट क्यों मिल रहा है? तो वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई जगहों पर
आरजेडी के भीतर से बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरजेडी इसको मैनेज कर पाएगी या आरजेडी को इससे नुकसान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सीटों पर अगर आप देखें तो साफ दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं बगावत है, और ये बगावत वैसे नेता कर रहे हैं जिनका जनाधार है, और जनाधार है तो वो सीधा सीधा चैलेंज किसको दे रहे हैं, तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ना सिर्फ पूर्णिया में बल्कि कई और सीटें हैं जहां पर आरजेडी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, मगर ये लकीरें सिर्फ आरजेडी के खाते में नहीं है, एनडीए में भी हैं। बीजेपी के खिलाफ भी कहीं कहीं से बगावत के स्वर आ रहे हैं। अभी आपने हाल में वायरल वीडियो देखा होगा बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे का। वो कह रहे हैं कि अभी नामांकन की तारीख बाकी है, बक्सर में मैं ही रहूंगा। खुल के नहीं कह रहे हैं, मगर एक संकेत दे रहे हैं कि वो बागी हो सकते हैं। नामांकन की तारीख बाकी है, ऊपर से कुछ बातचीत हो जाए तो बात की बात है, मगर वो बागी स्वर अपना रहे हैं। ऐसा ही हमने देखा, आसनसोल से टिकट हुआ था भोजपुरी स्टार पवन सिंह का, मगर टिकट कट जाता है, फिर वो चुप बैठते हैं कुछ दिन, फिर ये ऐलान करते हैं कि चुनाव तो लड़ूंगा। और अब चुनाव लड़ने का निर्दलीय ऐलान कर दिया है काराकाट से। तो काराकाट में लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या एनडीए का यहाँ नुकसान हो सकता है, पवन सिंह नुकसान पहुंचा सकते हैं? पंकज जी, ये ऐसे सवाल हैं दो जिनके जवाब लोग जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल है अश्विनी चौबे का, तो अश्विनी चौबे कह तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन एक परेशान पॉलिटिशियन की तरह वो बात भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर आप बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ बात करेंगे तो हो सकता है अश्विनी चौबे को इस बात की उम्मीद हो कि अश्विनी चौबे बक्सर में अभी नामांकन हुआ नहीं है तो ऐन वक्त पर कुछ जादू हो जाए और सिंबल इनको मिल जाए, इस तरह की उम्मीद इनको हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा क्या? क्योंकि वहां पर मिथिलेश तिवारी तो उम्मीदवार डिक्लेयर किए जा चुके हैं। मेरी बीजेपी में कई नेताओं से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि ये ठीक है कि वहाँ पर जो दूसरे प्रत्याशी हैं, जो कि आनंद मिश्रा, जो कि आईपीएस थे, उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी, वो बीजेपी का टिकट चाहते थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अश्विनी चौबे बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे इसकी संभावना कम है। इस तरह की बात बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि आनंद मिश्रा से नुकसान हो सकता है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है, इसलिए वोट मोदी को ही लोग दे रहे हैं। मोदी को जो प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं वो उनके लिए ही वोट कर रहे हैं। मैं तो बीजेपी के कई नेताओं से कहता भी हूं कि आपने ये कमजोर उम्मीदवार सेलेक्ट किए हैं, तो वो उनका जवाब एक लाइन का होता है। मैं आपको बताऊं, और मैं कई बार हैरान भी हो जाता हूं कि देखिए, सवाल मोदी बना मॉल है। तो जब ये बात कहते हैं मोदी बना मॉल है, तो मोदी का काम, मोदी का नाम, मोदी का पद, मोदी की प्रतिष्ठा, मोदी की गारंटी, वो तमाम सारी बातें आ जाती है। इसलिए आप कमजोर और मजबूत उम्मीदवार की तरफ मत देखिए, आप सिर्फ मोदी को देखिए। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री को चुनने के लिए होता है। ये बीजेपी के नेताओं का जवाब है। और ये नैरेटिव से बिहार भी नहीं, पूरे देश में जहां पर भी इस तरह की बात हो रही है, सवाल उठता है कि जिस तरीके से आरजेडी के नेता सवाल उठा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और जिस तरीके से पलायन हो रहा है, और फिर कह रहे हैं कि हमें 17 महीने का जब सरकार चलाने का मौका मिला तो हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। तो दरअसल देखिए हम कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, हम कितने लोगों के लिए हमने क्या किया, 17 महीने में हमने इतना कुछ किया। जबकि बीजेपी पलट करके जवाब देती है कि बिहार का विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 15 साल माँ बाप का राज था। मतलब जो तेजस्वी यादव हैं उनकी माताजी और पिताजी का शासन था। उस शासन काल में 118 नरसंहार हुए थे। बीजेपी कह रही है, जेडीयू कह रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू पूछ रही है कि 118 नरसंहार का क्या हिसाब किताब देंगे, लेखा जोखा देंगे तेजस्वी यादव। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है, इस बात को भी उठाया जा रहा है कि एक आईएएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी का शारीरिक शोषण हो रहा था, समझिए बलात्कार हो रहा था लालू प्रसाद के शासनकाल में, और वो आईएएस ऑफिसर अपनी पत्नी को बचाने में समझ लीजिए कि सक्षम नहीं थे। तो एक आम आदमी की
स्थिति क्या होगी। शिल्पी जैन हत्याकांड का को याद कराया जा रहा है तो समझिए ये आरोप किस पर लग रहा है, तो ये आरोप आरजेडी के शासनकाल पे लग रहा है। तो देखिए ये चुनाव का समय है, चुनाव दोनों एक दूसरे की कमियां आरोप प्रत्यारोप गंभीर तरीके से दिखेंगे। पलट करके आरजेडी कह रही है कहां गया 15 लाख का वो वादा, 2 करोड़ जॉब देने का वादा। इस तरह की बात करने वाले प्रधानमंत्री जो कि सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, उनके इन वादों का क्या हुआ। तो इस तरह की बातें दोनों तरफ से चल रही, पर सवाल ये उठता है कि जो बगावती तेवर अपना रहे हैं, जैसे अश्विनी चौबे बगावती बात कर रहे हैं, पर क्या वाकई वो बगावत कर पाएंगे? क्या उनकी पार्टी से अलग लाइन लेकर के चलने की हिम्मत कर पाएंगे? अभी वो कुछ बोल रहे हैं कि अभी रुकिए, पर अभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाऊं। इस तरह की बात उन्होंने नहीं कही। जहां तक सवाल है काराकाट का जी, तो काराकाट निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल इसलिए है कि वहां पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह भी मजबूत उम्मीदवार हैं, सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई अच्छी है और वहां राजपूत मतदाता अच्छी संख्या में। जहां तक पवन सिंह का सवाल है तो पवन सिंह एक तो राजपूत बिरादरी से आते हैं और दूसरी बड़ी बात है कि एक स्टारडम भी है। उनकी फिल्म, उनके गाने, उनके तौर तरीके लोगों को बहुत अपील करती हैं। वो रहने वाले आरा के जरूर हैं। पहले कहा जा रहा था कि वो आरा से उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने उनको आसनसोल से टिकट दिया, पर उन्होंने कुछ गाने ऐसे गाए हुए थे बंगालियों के खिलाफ, मुद्दा बन गया। जी हाँ, वो मुद्दा बन गया और बीजेपी को टिकट वापस लेना पड़ा। ऐसे में आप पवन सिंह वहां निर्दलीय पहुंच रहे हैं, तो पवन सिंह कितना नुकसान पहुंचाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को, ये एक बड़ा सवाल है। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। एक पार्टी खड़ी करने की उनके भीतर क्षमता है। सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए में होते हैं तो काराकाट में उनकी स्थिति बहुत मजबूत होती है। पहले भी वो काराकाट से जीते हैं। ऐसे में इस तरीके के जो भी सिनेमा जगत के लोग आते हैं, वो शुरुआत में तो काफी भीड़ उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होती है, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा? जब बात ये होने लगेगी कि अगर आप नहीं उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे तो सीपीआई-एमएल जीत जाएगी, तो क्या जो माले के विरोध के लोग हैं, क्या वो अपना वोट बर्बाद करना चाहेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। पर पवन सिंह को आप इग्नोर तो कर नहीं सकते, खारिज तो कर नहीं सकते। बड़ी शख्सियत है, बड़ी लोकप्रियता है और जिस बिरादरी से आते हैं उसकी वोट भी काफी अच्छी है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को किस हद तक नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे लगता है एनडीए में ये चिंता का सबब जरूर होगा और एनडीए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इसको एड्रेस करने की कोशिश जरूर करेगी। बिल्कुल, तो नजर हमारी भी लगातार बनी रहेगी, काराकाट हो चाहे पूर्णिया हो, और बहुत जल्द हमारी टीम ग्राउंड पर भी पहुंचेगी और वहां से भी ग्राउंड का जो भी हाल है, जनता क्या सोच रही है, क्या मुद्दे हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जनता तक बिहार से जुड़े ऐसे तमाम मुद्दे, राजनीतिक खबरें, पॉलिटिकल अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।